हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही शानदार सेशन लेकर हाजिर हैं। बिहार स्टाफ नर्स की एकदम अंतिम तैयारी, फाइनल रिवीजन आपका चल रहा है। आखिरी 10 दिन में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेशन में। लेकिन बेहतरीन तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन का हम क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो एकदम सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो ये जो 10 दिन आपके पास हैं, इन 10 दिनों के लिए आप सारा काम छोड़कर बस हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। तो 100% आपका सिलेक्शन, पढ़ लो चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहाँ से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। 10 दिन में आपको पूरे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इन सभी की रिवीजन करना है। एक दिन में 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, जितने क्लास अवेलेबल हो पाएंगे उतने क्लास हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा पीलिया किस अंग की खराबी से होता है। जो हमारा पीलिया है, किस अंग की खराबी से होता है। जॉन्डिस इज काज्ड ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ विच आर्गन्स। मतलब किस अंग की खराबी से पीलिया होता है, किडनी की, लीवर की, हार्ट की या ब्रेन की। तो किस अंग की खराबी से पीलिया होता है, किडनी, हार्ट, लीवर। तो किस अंग की खराबी से पीलिया होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर की खराबी से क्या होता है, लीवर खराब होने से बिलिरुबिन जमा होता है, जिससे पीलिया हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा सबसे लंबी नस कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। आल्नर नर्व या ऑप्टिक नर्व या साइटिक नर्व या रेडियल नर्व। तो सबसे लंबी नस कौन सी होती है। तो सबसे लंबी नस होती है हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइटिक नर्व। तो सबसे बड़ी नस होती है साइटिक नर्व, कमर के से पैर तक जाती है, यह सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है टीबी की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। मलेरिया स्मीयर या एलाइजा टेस्ट, एलाइजा यानी एलिसा टेस्ट या मोटू टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट या वेन टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है टीबी की पुष्टि के लिए कि टीबी हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए मोन्टो टेस्ट किया जाता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है। किसके लिए, मोन्टो टेस्ट त्वचा पर किया जाता है, जिससे टीबी की उपस्थिति क्या की जाती है, जानी जा सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क में तरल कौन सी झिल्ली बनाती है। ड्यूरा मेटर, पिया मेटर, अर्कनाइड मेटर या एपेंडिमा कोशिका। तो कह रहा है मस्तिष्क में तरल कौन सी झिल्ली बनाती है। जो हमारा मस्तिष्क है उसमें तरल, तो हमारा राइट आंसर होगा एपेंडिमा कोशिकाएं। सीएसएफ का निर्माण एपेंडिमा कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। योजना बनाना, मूल्यांकन करना, निदान या आकलन। तो नर्सिंग प्रक्रिया में पहला चरण होता क्या है। तो फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण होता क्या है। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, आकलन करना, असेसमेंट। तो आकलन में मरीज की स्थिति की जानकारी ली जाती है। आकलन करेंगे मरीज की स्थिति कैसी है, उसके बाद तो हम आगे की प्रक्रिया जारी करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है ट्रेकोस्टोमी के बाद रोगी को किस स्थिति में रखा जाता है। सुपाइन, लेफ्ट लेटरल या सेमी फाउलर या प्रोन। तो किस स्थिति में रखा जाता है ट्रेकोस्टोमी के बाद रोगी को किस स्थिति में रखा जाता है। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमी फाउलर। सेमी फाउलर स्थिति में श्वसन मार्ग खुला रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बीसीजी वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है। पोलियो, टिटनस, टीबी, मलेरिया। तो बीसीजी किसके लिए दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है। तो बीसीजी टीका शिशुओं को टीबी से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है। नवजात की पहली सांस किस प्रक्रिया से होती है। आवाज़, ठंडा वातावरण, दर्द या ऑक्सीजन। तो कह रहा क्वेश्चन हमारा व्हाट इज स्टिमुलेट्स द फर्स्ट ब्रीथ इन ए न्यू बॉर्न। नवजात की पहली सांस किस क्रिया से होती है।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ठंडा वातावरण। तो जन्म के बाद अचानक ठंड से बच्चा रोता है और सांस लेता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या करा सेरिब्रल पॉल्सी में कौन प्रभावित होता है, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या हृदय। तो सेरिब्रल पॉल्सी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क के विकास में क्या होता है, गड़बड़ी से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या करा सबसे सुरक्षित नस कौन सी है आईवी कैनुला के लिए, फीमर वीन, ब्रेकियल या बेसिलिक वीन या सेफेलिक वीन। तो कह रहा है सबसे सुरक्षित नस कौन सी है, तो सबसे सुरक्षित नस कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेफेलिक वीन। सेफेलिक वीन, सेफेलिक नस जो क्या होती है, सतही और आसानी से पहुंची जा सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेशाब में शुगर का आना क्या दर्शाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज मेटिलस या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कह रहा है पेशाब में शुगर का आना क्या दर्शाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिन में ग्लूकोज आना डायबिटीज का होता है क्या संकेत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन बनाना, शर्करा को बढ़ाना या ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश देना या रक्तचाप घटाना। तो कह रहा इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का मुख्य कार्य होता क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश देना। ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश देना इंसुलिन का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा, सेशन अच्छा लग रहा तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ही ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे, जितना ही ज़्यादा लाइक शेयर होगा उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको 10 दिन में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो एग्जाम में ना छपे, वही क्वेश्चन कराया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नाल कटने के तुरंत बाद क्या किया जाता है, हाथ साफ करना, टीका देना, बच्चे को सांस दिलाना या नाल क्लैंप करना। तो कह रहा क्या नाल कटने के तुरंत बाद क्या किया जाता है, तो नाल कटने के बाद तुरंत बाद किया जाता है क्या, नाल क्लैंप करना। यानी नाल कटने के बाद नाल को क्लैंप किया जाता है, यानी नाल को 2 जगह क्लैंप कर बीच से क्या किया जाता है, काटा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पोस्ट ऑपरेटिव पेशाब में कमी किस दवा से हो सकती है, लसिक्स, एट्रोपिन, मॉर्फिन या इंसुलिन। तो कह रहा क्या पोस्ट ऑपरेटिव पेशाब में कमी किस दवा से हो सकती है, तो किस दवा से हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉर्फिन। मॉर्फिन में मूत्र उत्पादन क्या होता है, मॉर्फिन से क्या होगा, मूत्र उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे अधिक संक्रमित रक्त जनित रोग कौन सा है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए या मलेरिया। तो कह रहा सबसे अधिक संक्रमित रक्त जनित रोग कौन सा है, तो सबसे अधिक संक्रमित रक्त जनित रोग हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में HIV से अधिक संक्रामक है, हेपेटाइटिस बी क्या है, HIV से भी क्या है, अधिक संक्रामक रोग है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ECG में T वेव क्या दर्शाता है, वेट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या एट्रियल डीपोलराइजेशन या वेट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या हार्ट ब्लॉक। तो कह रहा है ECG में T वेव क्या दर्शाता है, तो ECG में T वेव दर्शाता क्या है, तो हमारा राइट आंसर होगा वेट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। टी वेव वेट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को क्या करता है, दिखाती है या दर्शाती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, डायरिया में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे अधिक निकलता है, कौन सा निकलेगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। तो कौन सा निकलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो डायबिटीज में निकलने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। इसको पिछले वीडियो में हमने इसका आंसर दिया था, यदि आपने नहीं दिया इसका आंसर तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा। तो 3 वीडियो हम कर चुके हैं, उन तीनों को जरूर जाकर आप देखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। एकदम शानदार तरीके से पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, बस 10 दिन में क्या है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है मलेरिया के फैलाव में कौन सा मच्छर जिम्मेदार है, एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स या टीसी फ्लाई। तो कह रहा मलेरिया के फैलाव में कौन सा मच्छर जिम्मेदार है, तो मलेरिया के फैलाव में कौन सा मच्छर जिम्मेदार होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया क्या करती है, को फैलाती है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन कह रहा है टिटनस में कौन सा लक्षण विशेष रूप से दिखता है? जबड़े का अकड़ना, डायरिया, रैश या बुखार। तो कह रहा है टिटनस में कौन सा लक्षण सबसे ज्यादा दिखता है, यानी विशेष रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। तो टिटनस में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टिटनस में, तो हमारा राइट आंसर होगा जबड़े का अकड़ना। टिटनस में क्या होता है? ट्रीजमस यानी जबड़ा जकड़ना प्रमुख लक्षण होता है। नेक्स्ट करा कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट पीले बैग में जाता है? सुई, प्लास्टिक ट्यूब, शारीरिक अंग या कांच की शीशी। तो कह रहा कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट पीले बैग में जाता है? तो पीले बैग में कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट जाता है? तो हमारा हो जाएगा शारीरिक अंग यानी ह्यूमन टिश्यूज। येलो बैग इज अंडर बैग इज यूज्ड फॉर एनाटॉमिकल वेस्टेज। ह्यूमन टिश्यूज आर डिस्पोज इन येलो बैग। जो क्या होते हैं, मानव के ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, उनको क्या किया जाता है? येलो बैग में ले जाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा लक्षण नहीं होता है? कब्ज, वजन बढ़ना, गर्मी सहन न होना या थकान। तो कह रहा है हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा लक्षण नहीं होता है? तो हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा लक्षण नहीं होता? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्मी सहन न होना, यानी हाइपोथायराइडिज्म में ठंड सहन नहीं होती है और गर्मी भी सहन नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा सीपीआर में छाती दबाव की गहराई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, 2, 5, 8। तो जब सीपीआर दिया जाता है छाती को कितना सेंटीमीटर दबाया जाता है? तो वयस्क में सीपीआर के दौरान 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच गहराई तक दबाना चाहिए। यानी क्या करना है, कोई 18 साल से ऊपर व्यक्ति है तो क्या करना है, सीपीआर देते समय 5 सेंटीमीटर से अधिक उसके छाती को नहीं दबाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे प्रभावी जीवन रक्षक तकनीक कौन सी है? नेबुलाइजेशन, सीपीआर, ऑक्सीजन थेरेपी या बेड पोजीशनिंग। तो कह रहा है सबसे प्रभावी जीवन रक्षक तकनीक कौन सी है? तो सबसे प्रभावी जीवन रक्षक तकनीक है हमारा ऑप्शन नंबर बी सीपीआर। तो सीपीआर कार्डियक अरेस्ट से में तुरंत दी जाती है और जान क्या कर सकती है, बचा सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा किस आहार में आयरन सबसे अधिक होता है? दूध में, हरी पत्तेदार सब्जियां, दही, चावल। तो कह रहा किस आहार में आयरन सबसे अधिक होता है? दूध में या हरी पत्तेदार सब्जियां में या दही में या चावल में। तो किस में होती है? तो किस में होती हैं? तो सबसे अधिक क्या होती हैं? सबसे अधिक क्या होता है, क्या पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरी पत्तेदार सब्जियां। जैसे क्या हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का निमोनिया में फेफड़ों की आवाज़ कैसे होती है? वीज, दानकाई, क्रेपिटेशन या साइलेंट। तो कह रहा निमोनिया में फेफड़ों की आवाज़ कैसी होती है? तो निमोनिया में फेफड़ों की आवाज़ होती है ऑप्शन नंबर सी क्रेपिटेशन। क्रेपिटेशन, निमोनिया में फेफड़ों की आवाज़ क्रेपिटेशन या क्रैकलिंग साउंड सुनी जा सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है ईसीजी में पी वेव किसे दर्शाता है? वेट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को या एट्रियल डिपोलराइजेशन को या वेट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या ब्रेन एक्टिविटी को। तो कह रहा ईसीजी में पी वेव किसे दर्शाता है? तो ईसीजी में पी वेव किसे दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो पी वेव एट्रिया को की सक्रियता यानी डिपोलराइजेशन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट कर निम्न रक्तचाप में प्राथमिक उपाय क्या है? बर्फ लगाना, सिर ऊंचा रखना, लेटा देना और पैर ऊपर उठाना या खाना देना। तो कह रहा निम्न रक्तचाप में प्राथमिक उपाय क्या है? तो निम्न रक्तचाप में प्राथमिक उपाय है हमारा ऑप्शन नंबर सी लेटा देना और पैर ऊपर उठाना। पैर को ऊपर करने से रक्त मस्तिष्क की ओर जाता है और दबाव क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा है एचआईवी का सबसे सामान्य ट्रांसमिशन मार्ग क्या है? लार, पसीना, असुरक्षित यौन संबंध या मच्छर काटना। तो कह रहा एचआईवी का सबसे सामान्य ट्रांसमिशन मार्ग क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असुरक्षित यौन संबंध या अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फोले कैथेटर किस उद्देश्य से डाला जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन या यूरिन निकासी या इंजेक्शन देना या गैस निकालना। तो कह रहा है फोले कैथेटर किस उद्देश्य से डाला जाता है? तो फोले कैथेटर किस उद्देश्य से डाला जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरिन निकासी के लिए।
फोलिक कैथेटर मूत्राशय से मूत्र बाहर निकालने के लिए प्रयोग होता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड की पुष्टि कौन से टेस्ट से होता है? मोंटू टेस्ट, एलिसा टेस्ट, विडल टेस्ट या हेमाटोक्रीट टेस्ट। टाइफाइड की पुष्टि कौन से टेस्ट से होता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विडल टेस्ट। तो कह रहा टाइफाइड की पुष्टि के लिए विडल टेस्ट से होती है, जिसमें एंटीबॉडी की क्या की जाती है? जांच की जाती है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इन 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकदम शानदार तरीके से हर एग्ज़ाम की, आपकी नर्सिंग से कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड होगा, हर एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको ज़्यादा कमेंट करना है कि सर इस एग्ज़ाम का वीडियो बनाइए, इससे संबंधित टॉपिक बनाइए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, तुरंत आपको उस टॉपिक पर वीडियो दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।